चलिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसको हम करते हैं एक एक करके। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ पीरियड और कुछ ग्रुप्स के एलिमेंट्स आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ एक एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस पीरियड, किस ग्रुप से, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको लेते हैं। पीरियड 1 की अगर बात करें, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, P1, तो उसमें कौन से दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये S ब्लॉक में और इसको P ब्लॉक में दिखाया जाता है, ओके। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 1s1, इसका हो जाएगा 1s2, ओके। तो अब ये देखिए, हमेशा ध्यान रखो, ये 1s1 है, ये 1s2 है, ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। और ध्यान रखें, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल, fully filled and half filled subshell are extra stable, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा आए तो फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो फुल्ली फिल्ड में जितने भी होते हैं, जैसे आपका P6 हो गया, D10 हो गया, F14 हो गया। हाफ फील्ड की बात करें, P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी औरों के कंपैरिजन में आमतौर पे ज़्यादा होती है, बस इतना समझना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो 1s2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल है तो इसमें से एनर्जी ज़्यादा लगेगी जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हम ये लिख सकते हैं, हीलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, IE। ये हो गया पीरियड 1 के बारे में, सिंपल था, दो ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। पीरियड 2 की अगर बात करें, पीरियड 2, तो मैं यहां से इसको थोड़ा हटा देता हूं। पीरियड 2, पहले इसके एलिमेंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। पीरियड 2 के एलिमेंट्स क्या क्या है, देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट्स। इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s1। तो ये हो जाएगा, मैं इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट लिख देता हूँ, ये 2s2 हो जाएगा, ओके। ये आउटर मोस्ट इसका लिखें तो 2s2 2p1 हो गया। इसका लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2s2 2p2 हो गया। नाइट्रोजन का लिखते हैं तो 2s2 2p3 हो गया। ऑक्सीजन का लिखूँ तो 2s2 2p4 हो गया। फ्लोरीन का लिखूँ तो 2s2 2p5 हो गया। और नियोन का लिखें तो 2s2 2p6 हो गया, ओके। ये हो, अब ये आइडिया लगाना है अपने को कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किसका कम है। पीरियड 2 के अंदर, पीरियड के अंदर अभी मैंने आपको बताया जनरल ट्रेंड, लेफ्ट से राइट जब भी मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इधर जाते हुए एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये समझ जाओ कि नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहेगा, क्योंकि जब हम एटॉमिक रेडियस की भी बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाते हुए कम होता है, इधर जाते हुए साइज छोटा हो रहा है। छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ये फर्क है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जरा, जो नियोन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा,
जो एक जनरल ट्रेंड से हटके जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन दोनों के बीच में होगा और एक रहेगा इन दोनों के बीच में। ओके, कि ये दोनों एक दूसरे की जगह। अच्छा चलो एक बार यूं कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है। अगर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलूं तो लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो होना चाहिए ये होना चाहिए, बट एग्जैक्टली ये ऑर्डर नहीं होता। इसमें दो एलिमेंट, एक तो ये और इधर से ये अपनी जगह बदलते हैं। ठीक है, इसका एक ग्राफ मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ग्राफ भी आप देख सकते हो। ग्राफ कैसे समझ लो, ये हो गया आपका लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक ग्राफ। ओके, अब इसके अंदर ये जो दो इसके अंदर डिप्रेशन आ रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों हुआ, क्या रीजन था। ठीक है, जनरल ट्रेंड अगर बाकी एलिमेंट्स में देखो तो जनरल ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, लिथियम से अगर नियॉन तक देखें, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, मगर इसके अंदर यहाँ आप एटॉमिक नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो इसका रीजन है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगर कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, इन दोनों में अगर देखो, जैसा अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो इजीली कम एनर्जी से काम कहाँ हो जाएगा। यहाँ 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ 2s, दोनों में सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बट यहाँ p से जाएगा या s, तो p इज आउटर साइड, ऑन आउटर साइड, तो यहाँ कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो बेरिलियम बोरोन में कंपेयर करें तो बोरोन का थोड़ा सा एनर्जी बेरिलियम के कंपैरिजन में कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2p1 में से निकलना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना है 2s में से। सेकंड शेल है बट ये s है, वो p है, तो p बाहर की तरफ होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। बस इतना, ये कुछ बातों को समझना है फिर याद रखना है। ठीक है, अब इसका ये नीचे क्यों आया, इसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेरिलियम का वैल्यू बोरोन से थोड़ा ज्यादा है, बोरोन का वैल्यू बेरिलियम से थोड़ा सा कम है, लिथियम से कम नहीं है, इन दोनों के मिडल में है। बस इतना याद रखना है, वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड देखना है और समझना है और याद रखना है। एग्जैक्ट वैल्यूज बुक में दी हुई हैं, जूल्स, किलो जूल पर मोल के अंदर, वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर हम बनाएं तो इट विल बिकम, जो एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर इज लाइक दिस। लिथियम हो जाएगा, बोरोन को इधर कर दो पीछे, बेरिलियम आगे आ गया, बोरोन के बाद ये कार्बन, ऑक्सीजन को इधर कर दो, नाइट्रोजन उधर कर दो, ये फ्लोरीन हो गया, ये नियॉन। ओके, अब अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो वहां भी कॉन्फ़िगरेशन को देखो, पता लग जाएगा आपको। ये देखिए 2p3 2p4, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना 2p3 में से बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी, हाई IE। इससे कंपेयर करूं तो ये 2p4 है ना, तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, तो जस्ट इसके कंपैरिजन में बोलूंगा तो थोड़ी कम एनर्जी से काम हो जाएगा। यहाँ 500 लग रही है तो यहाँ मान लो 480 हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया, कार्बन से नीचे नहीं गया, सिर्फ थोड़ा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो बस ये चीज को समझना है और ट्रेंड को याद रखना है। अगर ग्राफ आपके माइंड में है तो ग्राफ को आप याद रख सकते हो या ट्रेंड याद रखिए। ठीक है, पीरियड 3 की बात करें तो पीरियड 3 की भी यही सेम स्टोरी है, यही सेम स्टोरी होगी। जो यहाँ पे दो एलिमेंट आएंगे और यहाँ आएंगे, उनकी जगह को बदल देना। पीरियड 3 के एलिमेंट्स भी सभी बच्चों को याद होने चाहिए। ओके, पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं याद करो। सोडियम, मैग्नीशियम,
पीरियड 3, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो इसमें भी सेम स्टोरी जो यहाँ पर है, ये दो एलिमेंट अपनी जगह बदलेंगे। एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का वो ये होना चाहिए। ओके, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होनी चाहिए। एक मिनट, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? आर्गन की। तो एक्सपेक्टेड तो ये है, जनरल ट्रेंड अगर आपने जाना है, बट वही बात है कि दो एक्सेप्शन हो जाएंगे। हाफ फिल्ड देखो, फॉस्फोरस का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखूं आउटर मोस्ट तो ये है, और सल्फर का देखूं तो 3s2 3p4। नाइट्रोजन का क्या था? 2s2 2p3। अब 2 सेकंड शेल थी, अब ये तीसरी शेल है, तो 3s2 3p3। अब इन दोनों में देखो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हुआ, इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा फॉस्फोरस। और यहाँ भी सेम स्टोरी है, जो आपको याद दिलाऊं मैं, बेरिलियम और बोरॉन के केस में था, सेम केस यहाँ हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से ट्रेंड आप बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा? सोडियम this is the actual order. ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, समझ के विद रीजन। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं। चलिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिख लो जरा। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाते हैं? यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, लिथियम ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। ओके, यहाँ पे फ्रेंसियम भी मिलेगा आपको, और यहाँ रेडियम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको हम इनकी चर्चा नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्टडी बाकी एलिमेंट से अलग है, तो इनको इसके साथ पीरियोडिक टेबल में तो रखा गया है, मगर इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो ये रेडियो एक्टिव है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो अभी फिलहाल आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए ज़रा जनरल ट्रेंड को याद करो। ग्रुप में जनरल ट्रेंड क्या था, वही सेम हो जाना है। ग्रुप में यहाँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं हो, सिंपल। ठीक है, तो इसका एटम छोटा है, नीचे जाते जाते साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इसमें कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ग्रुप 1 की बात करो तो लिथियम, सीजियम, ये हो जाएगा। ग्रुप 2 की बात करो okay, with simple reason that atomic size increases down the group, okay, and IE is inversely proportional to the atomic size। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने के लिए मैंने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिए हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। ओके, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 और 81, ये तो जो एलिमेंट हैं। लास्ट के दो इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट अपना जो है असर दिखाता है वैल्यू ऑफ IE के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ये ग्रुप है, तो मैं ग्रुप में आपको याद दिला दूं, ग्रुप के अंदर
IE का जो ट्रेंड हमने जाना था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, IE डिक्रीजेस, ठीक है, ये जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। तो देखो ये कम हुआ, ओके, यहाँ देखिए स्लाइट इंक्रीज आ गया, किलो जूल पर मोल है इसका यूनिट, किलो जूल पर मोल। तो दो का स्लाइट चेंज आया, जिसको हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नेग्लिजिबल चेंज है, कोई चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद देखिए कम हुआ, नो प्रॉब्लम, अगेन देयर इज अ जंप ऑफ नियरली 30 यूनिट्स, ये जंप आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये क्यों हुआ, ये सेम एक जैसा क्यों है, और यहाँ जंप कैसा आया, क्यों आया, IE का वैल्यू में, ठीक है। और जनरल ट्रेंड हम जो कहता है वो ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते हुए कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे एक जैसा हो गया और यहाँ फिर जंप आ गया, तो ये समझना है क्यों हुआ। शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको याद दिला देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था, शील्डिंग इफेक्ट एक रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्शन का फोर्स होता है इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में। मान लो यहाँ बैठा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इनर इलेक्ट्रॉन भी कई सारे हैं, बहुत सारे इनर इलेक्ट्रॉन, इनमें इन सभी में रिपल्शन हो रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ, ये सब रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये अगर भागने की कोशिश करे तो न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो वीक हो गई तो इजीली आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको, जो चार सब शेल है S, P, D और F, इन चारों में इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट पोअर होता है। बोथ ऑफ दीज हैव पोअर शील्डिंग इफेक्ट। इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सबका शील्डिंग इफेक्ट पोअर है। पोअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, नो रिपल्शन, किसी भी प्रकार का कोई रिपल्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होता था, ओके। अगर रिपल्शन कोई नहीं है इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे कस के पकड़ लेगा, ठीक है, होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर होल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब जो कम होनी चाहिए, अब डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो साइज भी धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो वैसे फिलहाल मैं अभी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे बात कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम इधर आए, यहाँ कोई D और F सबशेल का कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी तक 13 एटॉमिक नंबर है, 13 तक D और F की फिलिंग नहीं हुई, यूं समझो वो एक तरह से एक्टिव नहीं हुई। हम ये नहीं बोलेंगे कि D और F सबशेल है नहीं, वो गलत हो जाएगा बोलना, यूं समझो क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर ही नहीं हुआ है और इसलिए वो एक्टिव नहीं हुई, ठीक है, उसका कोई वो ना के बराबर। ये देखिए 3D आ गया, तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते ही मतलब ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। शील्डिंग इफेक्ट जो 10 इलेक्ट्रॉन ये है, ये 10 इलेक्ट्रॉन ने किसी प्रकार का रिपल्शन पैदा नहीं करा, और अगर रिपल्शन इन्होंने पैदा नहीं करा तो ये सारा हो जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड न्यूक्लियस का, और जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नीचे जाते हुए कम होनी चाहिए थी, कम। जनरल ट्रेंड तो यही बोलता है कि कम हो, ये देखो जनरल ट्रेंड बोलता है कम हो, मगर वो कम नहीं हो पाई, हालांकि हल्का सा 2 यूनिट बढ़ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। तो एक तरह से ये एक चेंज क्यों हुआ है, कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि D सबशेल आ चुका है, 3D10 आ गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 31 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एटम में और 31 प्रोटॉन है, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर जो 31 प्रोटॉन है वो 31 प्रोटॉन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब उनके अंदर से जो 10 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने कोई रिपल्शन पैदा नहीं करा, तो बच गए कितने, 21। तो यूं समझो कि 31 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं असल में अपनी तरफ, क्योंकि वो जो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए ये बेकार के ऐड हुए, इन्होंने किसी तरह का आपस में रिपल्शन क्रिएट नहीं करा, और एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई और उसने साइज को बढ़ने नहीं दिया और आयनाइजेशन एनर्जी को की वैल्यू को भी
इसने कम नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ने कस के पकड़ लिया आउटर इलेक्ट्रॉन को। चलो आगे चलते हैं, सेम प्रोसेस ही हो गया। अब इसमें बात ये है कि यहाँ पे जो है ना, जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ कुन भी पिस जाता है, तो यूं समझो इसके गैलियम के जस्ट पीछे कौन बैठा है, जिंक बैठा है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका 31 है, ठीक है। तो जैसे जिंक बैठा है, जिंक में 3d10 हो जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, उसके जस्ट बाद पड़ोस में कौन है, गैलियम, गैलियम पे असर पड़ गया उसका, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम नहीं हो पाया, गैलियम पे असर पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे D4D आ चुका है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम D आया था तो इसने अपना असर दिखाया है। गैलियम से इंडियम की तरफ जब आते हैं, क्योंकि D पहले भी था, D बाद में भी है, तो उसमें कोई ऐसा एक वैल्यू में डिक्रीज नहीं आ पाता। फ्रॉम गैलियम टू इंडियम की हम बात कर रहे हैं, गैलियम से इंडियम की जब बात कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ये वैल्यू जो है ज्यादा थी, कम हो गई, जो अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, क्योंकि डी यहाँ भी था, डी यहाँ भी है, तो इसलिए जो चेंज है वो नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब डी और एफ आ रहे हैं वहां आपको एक्सेप्शन दिखेगी, जैसे डी फर्स्ट टाइम कहाँ आया, यहाँ आया, एफ फर्स्ट टाइम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, 4f14। तो ये समझ लो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो ये 14 और ये 10, ये जो 24 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, किसी प्रकार का रिपल्शन इन्होंने पैदा नहीं करा, कोई रिपल्शन नहीं पैदा करा इन्होंने, ठीक है। ये समझो ये बेकार के इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब 81 है, तो 81 प्रोटॉन मिलकर 61 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि 20 एक मिनट, इसमें से 24 हटा दो, 20 हो गया, 4 और घटा दो इसमें से 57 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि ये 24 इलेक्ट्रॉन बेकार के ऐड हो गए, इनमें किसी तरह का रिपल्शन पैदा नहीं हुआ, ओके। तो इसीलिए ये जो जंप आया है IE की वैल्यू में, ये इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें कोई रिपल्शन नहीं हुआ, तो न्यूक्लियस ने जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये इसको होल्ड किया हुआ है स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये इस तरह से है, वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, बट कम और ज्यादा का जो ट्रेंड है वो आपको ध्यान रखना है। वैल्यू को देख कर अगर हम बनाएं तो एक्चुअल ट्रेंड IE का क्या बन जाएगा, बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा, थेलियम सेकंड नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका गैलियम, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। ये ट्रेंड आपको याद रखना जरूरी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। और मैंने इसका रीजन आपको ये बताया, इसे भी ध्यान रखना है। शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा एक टॉपिक है, बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम एलिमेंट्स में इसको समझने को इसको हम अप्लाई कर पाते हैं, जैसा कि एक मैंने एग्जांपल दिया है ग्रुप 13 के अंदर, ओके। तो शील्डिंग इफेक्ट को माइंड में रखें और इस ट्रेंड को मेमोराइज करें।